हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें हम एक मॉडल पेपर देखेंगे जो कि आपके पार्ट फर्स्ट से संबंधित रहने वाला है। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, उल्लास की देवी उपनाम से जाना जाता है? शीतला माता, हर्षद माता, जीर्ण माता, कर्णी माता। तो उल्लास की देवी इस उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षद माता को। ठीक है। और हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? तो हर्षद माता का मंदिर है आभानेरी दौसा में। आभानेरी दौसा में। ठीक है। और साथ में ध्यान रखना है कि शीतला माता के बारे में भी, कि शीतला माता को चेचक की देवी या बच्चों की सुरक्षिका भी कहा जाता है और इसका मंदिर है जयपुर ग्रामीण में। ठीक है। और जीर्ण माता का मंदिर है हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में और इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके मंदिर का निर्माण किया था पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा अटड ने। और कर्णी माता का मंदिर है आपके देशनोक बीकानेर में, जिसे चूहों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके बचपन का नाम था रिद्धि बाई। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, लोक देवता हड़बुजी का मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगटी गांव में, कोल्लू गांव में, रुणेचा गांव में, नौहर गांव में। तो लोक देवता जो हड़बुजी हैं उनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगटी गांव में, जो किस जिले में है? तो यह है आपके फलोदी जिले में। ठीक है। बेंगटी गांव फलोदी जिले में है आपके लोक देवता हड़बुजी का मंदिर। और अगर कोल्लू गांव की बात करें तो कोल्लू गांव में है पाबूजी का मंदिर। पाबूजी का मंदिर। ठीक है। और अगर रुणेचा की बात करें तो रुणेचा गांव में है रामदेव जी का मंदिर या रामदेवरा, जो कि जैसलमेर ज़िले में है। और नौहर की बात करें तो नौहर में है गोगा जी की दूर मेढ़ी। गोगा जी की दूर मेढ़ी। और बात करें अगर गोगा जी की शीश मेढ़ी की, तो गोगा जी की शीश मेढ़ी है ददरेबा में। जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था वहाँ पर इनकी शीश मेढ़ी है ददरेबा में। और गोगा जी की समाधि ली थी नौहर में, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। और वहाँ पर गोगा जी की दूर मेढ़ी स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी हवेली बीकानेर में स्थित नहीं है? बच्छावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली, मोहता हवेली, सोडो की हवेली। तो कौन सी हवेली बीकानेर जिले में नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोडो की हवेली। और सोडो की हवेली किस जिले में है? तो ये है आपके जैसलमेर में। ठीक है। और इसके अलावा अगर जैसलमेर की अन्य हवेलियों के बारे में देखें तो जैसलमेर की अन्य हवेलियां हैं, एक तो है नथमल की हवेली, नथमल की हवेली। दूसरी है आपके सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। तीसरी है आपके कौन सी हवेली? पटवा की हवेली, पटवा की हवेली। ये तीनों प्रमुख हवेलियाँ तथा सोडो की हवेली, ये चारों हवेलियाँ हैं आपके जैसलमेर ज़िले में। और बच्छावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली और मोहता हवेली, ये तीनों हवेलियाँ कहाँ पर है? तो ये तीनों हवेलियाँ आपके बीकानेर ज़िले में। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था? गोरखनाथ, बालीनाथ, उगमसी भाटी, जालंधर नाथ। तो लोक देवता जो तल्लीनाथ जी हैं, सबसे पहले बात करें तो उनका मंदिर कहाँ पर है? तो पचोटा, जालौर जिले में। पचोटा जालौर में लोक देवता तल्लीनाथ जी का मंदिर है। और इनके गुरु जी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जालंधर नाथ। ठीक है। और अगर अन्य के बारे में देखें तो गोरखनाथ जो हैं वह आपके गोगा जी के गुरु का नाम था। ठीक है। गोगा जी के अलावा देखें तो जाम्बो जी के गुरु का नाम भी गोरखनाथ था। और देखें तो जसनाथ जी के गुरु का नाम भी गोरखनाथ था। ठीक है। और अगर बालीनाथ के बारे में देखें तो बालीनाथ एक तो है आपके रामदेव जी के गुरु और है हड़बू जी के गुरु, हड़बू जी के तथा रामदेव जी के, इन दोनों के गुरु का नाम था बालीनाथ। और गोगा जी, जाम्बो जी और जसनाथ जी, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ।
और उगमसी भाटी जो है वह है आपके मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम। ठीक है, लोक देवता मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम। और मल्लीनाथ जी के बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने कुंडा पंथ चलाया था, कुंडा पंथ। और इसकी स्थापना कब की थी? तो 1399 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। निम्न में से सिर का आभूषण है? रमजोल, नेवरी, बोरला और तगड़ी। तो इन चारों आभूषणों में से सिर का आभूषण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोरला। ठीक है, और रमजोल के बारे में देखें तो रमजोल है आपके पैर का आभूषण, पैर का आभूषण। और अगर नेवरी के बारे में देखें तो ये भी आपके पैर का आभूषण। ठीक है, रमजोल और नेवरी ये दोनों आपके पैर के आभूषण हैं। और तगड़ी जो है वह है आपके कमर का आभूषण, कमर का आभूषण। तो इन चारों के बारे में ध्यान रखना है कि सिर का आभूषण है बोरला, पैर के आभूषण है रमजोल और नेवरी, और तगड़ी आभूषण है आपके कमर का। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाई थी? 1576 में, 1582 में, 1585 में, 1597 में। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1585 में। जो मेवाड़ की राजधानी कब तक रही थी? तो 1615 तक मेवाड़ की राजधानी चावंड रही थी। लगभग कितने वर्षों तक? लगभग 30 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी चावंड रही थी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में ध्यान रखना है आपको। और महाराणा प्रताप के बारे में देखें तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था तथा 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और 1576 में इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, हल्दी घाटी का युद्ध। और 1582 में इन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा था, दिवेर का युद्ध। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में ताम्रवती नगरी कहा जाता है? आहड़ संस्कृति को, कालीबंगा संस्कृति को, एवं भी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में ताम्रवती नगरी ये किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आहड़ संस्कृति को। और ताम्रवती नगरी के अलावा आहड़ संस्कृति को धूलकोट भी कहते हैं, धूलकोट। और एक नाम देखें तो इन्हें मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला। ये नाम भी किसका है? तो ये भी आपके आहड़ संस्कृति का है। और ध्यान रखना है अगर प्रश्न पूछा जाए कि ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी पूछे तो वह है आपके गणेश्वर सभ्यता, जो कि आपके नीमका थाना जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे? तो कातली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दोनों प्रश्न के बारे में ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? सलुम्बर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में। तो जयसमंद जो झील है वह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ठीक है, कृत्रिम मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। ठीक है, और ध्यान रखना है जयसमंद झील जो है वो आपके ऑप्शन नंबर ए सलुम्बर जिले में है और राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील है। ठीक है, कौन सी झील? कृषि आधारित झील। इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और जयसमंद झील में 7 टापू है, जिनमें सबसे बड़ा टापू है आपके बाबा का मगरा और सबसे छोटा टापू है आपके प्यारी। इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना है। और सलुम्बर जिले के बारे में ध्यान रखना है। एक तो आपके जयसमंद जिले, दूसरा है आपके लसाड़िया का पठार, तीसरा है आपके सरड़ा का किला। ये प्रमुख स्थल आपके सलुम्बर जिले में है। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? कोठारी, पार्वती, खारी, मानसी। तो मेजा बांध किस जिले में है यह? तो यह है आपके भीलवाड़ा जिले में।
और कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोठारी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, सराड़ा का किला किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर। तो सराड़ा का किला, इसे मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। मेवाड़ का काला पानी। ठीक है, तो मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं? सराड़ा के किले को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी सलूम्बर जिले में है। और सराड़ा दुर्ग में मैंने अभी आपको बताया कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भूरेलाल भैया को कैद किया था। भूरेलाल भैया को इसी दुर्ग में कैद किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, गंगापुर सिटी जिले को कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? 5, 4, 3, 2। तो गंगापुर सिटी जो एक नवीन जिला बना है, उसे कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन सी? तो एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना, एस के डी। एस से हो जाएगा आपके सवाई माधोपुर, के से हो जाएगा आपके करौली, और डी से हो जाएगा आपके दौसा। इन 3 जिलों की सीमा गंगापुर सिटी जिले की सीमा को स्पर्श करती है, तथा सवाई माधोपुर तथा करौली, इन 2 जिलों से अलग होकर एक नया जिला बना है आपके गंगापुर सिटी। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? बयाना, पानीपत, खानवा, सारंगपुर का युद्ध। तो किस युद्ध में मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे, उन्होंने बाबर की सेना को हराया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बयाना के युद्ध में। जो कब लड़ा था? तो ये लड़ा था 1527 में, फरवरी 1527 में। ठीक है, और खानवा का युद्ध जो है वह हुआ था 17 मार्च 1527 में। और इस युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय हुई थी तथा बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, और सारंगपुर का युद्ध लड़ा था 1437 में महाराणा कुंभा तथा महमूद खिलजी प्रथम ने, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। तथा इसी विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, महाराणा कुंभा ने 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जो कि 1448 में बनकर पूर्ण हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने, अजयराज ने, जगदेव ने, विग्रहराज चतुर्थ ने। तो अन्ना सागर झील किस जिले में है ये? तो ये है आपके अजमेर जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्णोराज ने। और कब करवाया था? तो 1133 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और जगदेव को कहते हैं हम चौहान वंश का पितृहंता। चौहान वंश का पितृहंता। ठीक है, तो चौहान वंश का पितृहंता किसे कहते हैं? जगदेव को। और विग्रहराज चतुर्थ है, इसे बिसल देव भी कहते हैं। क्या नाम था इसका? बिसल देव। और इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया था। और विग्रहराज चतुर्थ जो है वह हरिकेली नाटक की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान, अजयराज चौहान, कीर्तिपाल चौहान और गोविंदराज। तो सांबर के चौहान वंश का संस्थापक था आपके ऑप्शन नंबर ए वासुदेव चौहान। ठीक है, और वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी। और कीर्तिपाल चौहान के बारे में देखें तो कीर्तिपाल चौहान जो है उनको कहते हैं जालोर के चौहान वंश का पितृहंता, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक। और गोविंदराज जो है वह रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है आपको। तो इनके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, एकीकरण के किस चरण में मेवाड़ रियासत को राजस्थान में मिलाया गया था? दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, प्रथम चरण में, 7वें चरण में? तो एकीकरण के
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरे चरण में मेवाड़ रियासत को राजस्थान में मिलाया गया था। और प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर इन 4 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। तथा द्वितीय चरण में एक ट्रिक है, बाबू की झाड़ू को प्रताप शाह टोक ले गए। ठीक है, बात से हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से हो जाएगा बूंदी, की से हो जाएगा किशनगढ़, चा से हो जाएगा झालावाड़, डू से हो जाएगा डूंगरपुर, को से हो जाएगा कोटा, प्रताप से प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक ये सभी रियासतें हैं, इनको द्वितीय चरण में मिलाया गया था। ठीक है, और देखिए कितनी रियासत, 3 3 6 और 3 तारीख 9। ठीक है, और तीसरे चरण में मेवाड़ रियासत को राजस्थान में मिलाया गया था। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, एकीकरण के समय लावा ठिकाने का शासक था प्रदीप सिंह, राजेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, हरिभाऊ उपाध्याय। तो एकीकरण के समय लावा ठिकाने का शासक कौन था? तो ध्यान रखना है, एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे राजस्थान में। ठीक है, और 19 रियासतें थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। ये 3 प्रमुख ठिकाने थे और इनमें से लावा ठिकाने का शासक कौन था? तो लावा ठिकाने का शासक था आपके ऑप्शन नंबर ए प्रदीप सिंह। और नीमराणा ठिकाने का शासक, नीमराणा ठिकाने का शासक कौन था? राजेंद्र सिंह। और कुशलगढ़ ठिकाने का शासक था आपके हरेंद्र सिंह। कुशलगढ़ ठिकाने का शासक था आपके हरेंद्र सिंह। और हरिभाऊ उपाध्याय जो है वह अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, जसवंत थड़ा का निर्माण कब करवाया गया था? 1900 ईस्वी में, 1902 में, 1904 में और 1906 में। तो जसवंत थड़ा इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसे थार का गढ़ा भी कहते हैं हम, या थार का गढ़ा। ठीक है, और इसका निर्माण 1906 ईस्वी में करवाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, राजपुताना की किस रियासत ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, जैसलमेर रियासत और मेवाड़ रियासत। तो राजपुताना की ऐसी कौन सी रियासत है जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेवाड़ रियासत। जयपुर के शासक बारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था इसके अधीनता स्वीकार करके। और जोधपुर का जो शासक था मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, इसने भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और जैसलमेर का शासक था हर राय भाटी, हर राय भाटी, इसने भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और मेवाड़ के साथ मुगलों के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। तथा मेवाड़ के साथ संधि करने वाला शासक कौन था? तो मेवाड़ की तरफ से संधि करने वाला शासक था अमर सिंह प्रथम, जो कि महाराणा प्रताप का पुत्र था। और इसने संधि कब की थी? 1615 में। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, महेश राज सोनी का संबंध है उस्ता कला से, ब्लू पोट्री से, थेवा कला से और ब्लैक पोट्री से। तो महेश राज सोनी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थेवा कला से। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है आपके प्रतापगढ़ की। और उस्ता कला के बारे में देखें तो हिजामुद्दीन उस्ता इसके प्रसिद्ध कलाकार है और यह है आपके बीकानेर जिले की, बीकानेर जिले की। और ब्लू पोट्री के बारे में देखें तो ब्लू पोट्री आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। और ब्लैक पोट्री आपके कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, अन्ना सागर झील का निर्माण कब कराया गया था? 1113 में, 1123 में, 1133 में और 1143 में। तो अन्ना सागर झील मैंने अभी बताया किस जिले में है? अजमेर जिले में है। निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णोराज ने। और कब कराया था?
ऑप्शन नंबर सी 1133 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 21। तो अभी हमारे जनरल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है आपके ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह। और मंगल ग्रह जो है उसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और बृहस्पति जो है वो बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। और शुक्र ग्रह जिसे बोर का तारा या साज का तारा भी कहते हैं और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह तथा एक और ग्रह अरुण ग्रह, इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, इन दोनों की घूर्णन दिशा है पूर्व से पश्चिम। बाकी सभी ग्रहों की घूर्णन दिशा है पश्चिम से पूर्व। ये दोनों अपवाद है, शुक्र ग्रह तथा अरुण ग्रह, इन दोनों की घूर्णन दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से ऋण आवेशित कण हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और कोई नहीं। तो ऋण आवेशित कण कौन से हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन जो है वह आपके धनावेशित कण हैं और न्यूट्रॉन जो है वह आपके निरावेशित कण हैं। ठीक है, इनके बारे में भी ध्यान रखना है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन की खोज की थी आपके गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि से, संवहन विधि से, विकिरण विधि से और सभी के द्वारा। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण किससे होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा चालन विधि से। तथा संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है द्रव प्लस गैस में। ठीक है, और विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है निर्वात में। तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि के द्वारा, द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा और निर्वात में ऊष्मा का संचरण होता है विकिरण विधि द्वारा। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24। वायु ऊष्मा की होती हैं सुचालक, कुचालक, अर्धचालक और उपरोक्त तीनों। तो वायु और शुद्ध जल, शुद्ध जल ये दोनों ऊष्मा के ऑप्शन नंबर बी कुचालक होते हैं। ठीक है, तो इनका विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 25। ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है गलन, वाष्पन, संगलन, संघनन। तो ध्यान रखना, देखो अवस्था परिवर्तन देखना, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। ठीक है, और ठोस का द्रव में गलन और द्रव का ठोस में संगलन, द्रव का गैस में वाष्पन या संघनन। ठीक है, और ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की पशु परिचर भर्ती 2024 से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।